ओके। ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं ना। बाय। हेलो सर। हाँ, हेलो हेलो, बोलो क्या हो गया? कुछ नहीं। ऐसे ही हेलो किया क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो, आज का अपना टॉपिक है कैलोरीमेट्री, लेकिन कैलोरीमेट्री पे पहुंचने से पहले मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मतलब अब तक अपन ने पढ़े वही क्वेश्चन है ना। तो एक क्वेश्चन पूरा मैं कराऊंगा, तुम समझना उस क्वेश्चन को, है ना। एक पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप पूरा समझना उस क्वेश्चन को। थोड़ा टफ होगा, लेकिन तो भी समझने का ट्राई करना। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि कोई मास है एम। मान लो कि आपके पास कोई मास है एम, और मान लो कि अभी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे? 100 डिग्री पे। और मान लो कि मुझे उसको लेके जाना है 700 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब मुझे क्या करना है, उसका टेम्परेचर 100 से बढ़ा के कितना करना है? 700 करना है। मान लो आपको दे रखा है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मान लो वो आपको दे रखा है, 1 सेकेंड, मान लो वो आपको दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस। मान लो आपको मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है कि भैया 400 डिग्री पे तो ये मेल्ट कर जाएगा। और मान लो आपको बॉइलिंग पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, देखो समझना। आपको स्पेसिफिक हीट सॉलिड स्टेट में ए दे रखी है, स्पेसिफिक हीट लिक्विड स्टेट में आपको बी दे रखी है, और आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपको सी दे रखा है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो आपको डी दे रखा है। ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि बताओ कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या बताना है कि कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप 100 डिग्री पे है, आपको 700 तक जाना है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। तो पहले आपको 100 डिग्री से कहां जाना पड़ेगा? 400 डिग्री पे जाना पड़ेगा। और 400 पे मेल्ट करेगा, तो मेल्ट करने के पहले कोई भी चीज सॉलिड होती है। तो 100 पे भी सॉलिड है, 400 पे भी सॉलिड है। फिर आप इसको मेल्ट कर दो। क्या करो? 400 डिग्री पे आप इसको मेल्ट कर दो, तो सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड आ गया। अब अपने को जाना है 700 तक, और बॉइलिंग पॉइंट 800 है, तो 800 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं 400 से सीधा कहां पे जा सकता हूं? 700 डिग्री तक जा सकता हूं। तो अब अपने को कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? ध्यान से देखो। पहले आपको 100 से 400 जाना है। आपकी कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास तो एम है, और सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट कितनी है? ए। तो एस की जगह आ जाएगा ए। और टेम्परेचर कितना चेंज करना है? 100 से 400, मतलब ये कितना हो गया? 300। तो ये तो आ गया पहले पार्ट का आंसर। प्लस अब आपको इसको मेल्ट करना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है। याद रखना, जब आप मेल्ट करते हो तो मास इंटू लेटेंट हीट। और याद रखना, मेल्टिंग के वक्त लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है, बॉइलिंग के वक्त लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। ठीक है। तो एम इंटू एल। देख गर्वित, मेरी बात सुन। जब कोई चीज मेल्ट करती है ना, तो जैसे मान ले बर्फ है, तो जब बर्फ मेल्ट करना चालू होता है तो कुछ देर के बाद थोड़ा बर्फ होगा, थोड़ा पानी होगा। तो जब तक सारा का सारा बर्फ पानी नहीं बन जाएगा, तब तक तेरा टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज दिखाई थी कि जब स्टेट चेंज होता है ना, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कब तक? जब तक सारी की सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मास इंटू लेटेंट हीट, तो एम इंटू, और याद रखना जब मेल्ट होता है तो कौन सा लेना है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पे आ जाएगा एम इंटू सी, और फिर करो प्लस। अब आपको लिक्विड से लिक्विड ही कन्वर्ट करना है। 400 से कहां जाना है? 700। तो वापस क्या फॉर्मूला आएगा? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन एम तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। तब आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? बी। तो एम इंटू बी, और 400 से 700 वापस कितना आ जाएगा? 300। तो आपका आंसर क्या है? ये आपका आंसर है। अब इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझे पिन पॉइंट करके पूछो कि सर आपने वो कैसे लिखा, हमें वापस बता दो। और डाउट नहीं है तो भी बता दो कि सर समझ में आ गया। वरना पता है मेरे को हमेशा ये लगता है कि समझ में आया कि नहीं आया। तो डाउट है तो भी बता दो। कोई भी डाउट है? मेघना कोई डाउट है? गार्गी कोई डाउट है? बेटा तो पूछो यार कि सर डाउट है, आप वापस बता दो हमें। नो ओके। गार्गी कोई डाउट है? गगन कोई डाउट है? तो बोलो। सर। हाँ पूछो।
सर मतलब जैसे अभी तो 800 का अपन ने कुछ वैल्यू ली नहीं, तो ऐसा कुछ बता दो ना जिसमें दोनों बीच में आ सकते हैं, कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट भी आ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी ओके साथ में आ ओके रहा है। रानू, चल तेरी ख्वाहिश पूरी करते देख। मान लो कि कोई मास है m, अब तुम ध्यान से सुनना, इतना अच्छा भाई क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इस क्वेश्चन से क्या होगा, मेरा एक टॉपिक मुझे तुम्हें पढ़ाना है ग्राफ, तो वो ग्राफ भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अब तुम सब दिमाग लगाना, एक मास है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और मुझे इसको लेके जाना है 900 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रखा है 200 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 500 डिग्री, ठीक है। और आपको मैंने दे रखा है कि भैया सॉलिड स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट है ए ले लो, लिक्विड स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट है उसको बी ले लो, और गैसेस स्टेट में जो स्पेसिफिक हीट है उसको सी ले लो। और आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आपको डी दे रखा है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो आपको ई दे रखा है। तो अब आपको बताना है कि कितनी हीट अपने को सप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि 100 डिग्री पे आपको 900 पे लेके जाना है, तो बीच में ये मेल्ट भी करेगा, बीच में ये बॉयल भी कर जाएगा, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट 200 है, तो मतलब 100 पे तो सॉलिड होगा। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन 100 डिग्री सॉलिड से इसको कहां लेके जाते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो 200 डिग्री है, तो 100 डिग्री सॉलिड से 200 डिग्री सॉलिड पे जाते हैं, ठीक है, हो गए। अब इसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो जब मेल्ट करते हैं तो याद रखना, मेल्ट करते वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब मुझे जाना है 900 तक, लेकिन यार या तो बॉइलिंग पॉइंट भी रास्ते में, तो अपन 200 से अब सीधा कहां जाएंगे, 500। 200 से सीधा अपन कहां भाग के जाएंगे, 500। तो 200 से 500 लिक्विड स्टेट में, अब 500 पे क्या करो, बॉईल कर दो। तो 500 से बॉईल होगा, तो 500 से 500 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में। लेकिन मुझे तो 500 पे भी नहीं रुकना है, मुझे तो कहां जाना है, 900 तक। अब 500 से कहां पे लेके जाओ, 900 तक, और किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में, ठीक है। अब वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं, अब तुम समझना। देखो जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट, जब भी स्टेट चेंज होता है, लेटेंट हीट, तो 100 से 200 तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो मास इंटू कौन सी स्टेट है, सॉलिड, सॉलिड में कितना है, ए, तो एम इंटू ए, और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 200 में से 100 गए 100, ये आ गया। अब प्लस, अब सॉलिड से लिक्विड, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगाएंगे, कितना आ जाएगा, एम इंटू डी, हो गया। अब 200 से 500 जाना है, और लिक्विड स्टेट है, तो मास इंटू लिक्विड में कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 500 में से 200 गए 300, ये भी आ गया। अब लिक्विड से गैस मतलब बॉईल करने, बॉईल करते वक्त लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आ जाएगा एम इंटू ई, और फाइनली 500 से 900 जा रहे हैं। लेकिन अब कौन सी स्टेट है, गैसेस स्टेट है, तो गैस में कितना होता है, सी, तो एम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना आ जाएगा, सी, और 900 में से 500 गए कितना आ गया, 400। तो आप इन पांचों को ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, अब नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। रानू क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। तो आपको क्या करना है, जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब भी स्टेट मान लो कि कोई और स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो आपका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर, और जब भी स्टेट चेंज होती है तो मास इंटू लेटेंट हीट। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो तुम बोलो, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाता हूं, और डाउट है तो पूछ लो यार। लेकिन याद रखना, मेल्ट करते वक्त लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है, बॉईल करते वक्त लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैलोरीमेट्री। तो बेसिकली कैलोरीमेट्री होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स। अब ये है क्या प्रिंसिपल, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी is equal to the heat gained by the cold body. Here it is assumed that there is no loss of heat to the surrounding. तो अब ये क्या चीज है, मतलब क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, अब तुम समझो। तो सपोज करो कि मान लो कोई बॉडी है और वो 50 डिग्री सेल्सियस पे, और ये एक बॉडी है मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब खुद मुझे बताओ कौन ज्यादा गर्म है, ये वाली ज्यादा गर्म है, ये वाली कम गर्म है। तो अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो ना,
तो होता क्या है, जो गर्म बॉडी है उससे आपकी हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है। और कहां पहुंचती है? जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है वहां पे। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है? थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि गर्म बॉडी से जितनी हीट निकलेगी, ठंडी बॉडी पे कितनी पहुंचेगी? उतनी हीट पहुंचेगी, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। तो देखो, पढ़ो, वापस पढ़ो अब क्या लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। और यहाँ पे एज्यूम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल भी हीट का लॉस नहीं हो रहा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यार यहाँ से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। बट देखो, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में एनर्जी लॉस तो पक्का होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि अगर आप दो बॉडी को टच करते हो ना, जिनका टेम्परेचर बराबर नहीं है, तो होता क्या है? आपकी हीट एनर्जी फ्लो करती है। कहां से कहां तक? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। नहीं गर्वित, यहां पे ये सब इग्नोर कर रहे हैं बेटा हम। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलती है कि व्हेन, लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर, when two bodies of unequal temperature are kept in contact, मतलब आपने उनको एक दूसरे से टच करके रखा हुआ है, then हीट एनर्जी, He का मतलब हीट एनर्जी, विल फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो करेगी? विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और ये कॉमन सेंस भी यही बोलता है, बेसिकली कॉमन सेंस है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कॉमन सेंस है कि अरे गर्म बॉडी है, ठंडी बॉडी है, तो गर्म से ठंडे पे क्या जाएगी? हीट जाएगी। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। किसी को इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में कोई डाउट हो तो पूछो, वरना मैं इसके न्यूमेरिकल पे जा रहा हूं। ओके, तो कैलोरीमीटर, हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और लिख लो कि कैलोरीमीटर क्या होता है। तो कैलोरीमेट्री तो समझ में आता है, तो लिखो अपनी कॉपी में कैलोरीमीटर क्या होता है। तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर heat capacities, and energy flow। तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो ये पता करने के काम आती है कि किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, मोलार हीट कैपेसिटी कितनी है, या कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो व्हाट इज अ कैलोरीमीटर? तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर हीट कैपेसिटीज एंड एनर्जी फ्लो। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम करना। पर क्वेश्चन करने से पहले एक चीज तुम समझना। सपोज करो कि तुम्हारे पास तीन बॉडी है। एक बॉडी का मास है m1, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1, और मान लो उसका टेम्परेचर है t1। मान लो आपके पास एक और कोई बॉडी है जिसका मास है m2, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s2 और टेम्परेचर है t2। और मान लो आपके पास एक और तीसरी बॉडी है जिसका मास है m3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s3 और टेम्परेचर t3। और मान लो कि इन तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो अगर हम इन तीनों को मान लो कनेक्ट करते हैं, तो फाइनली क्या होता है? तीनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। तो ये टेम्परेचर निकालते कैसे देखो? तो क्या फॉर्मूला है तुम याद रखना, टी का। टी मतलब क्या है? फाइनल कॉमन टेम्परेचर। तो अगर इन तीनों बॉडी को तुम कांटेक्ट में रखोगे तो फाइनली क्या होगा? इन तीनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और वो टेम्परेचर क्या होगा? लिखो अपनी कॉपी में, m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 प्लस m3 s3 t3 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3। लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, लिख लो। नहीं गर्वित, बिना कॉन्टेक्ट के नहीं हो सकता बेटा। बिना कॉन्टेक्ट के खाली रेडिएशन के दम पे इतना एक्सचेंज नहीं हो सकता। या तो आपको टच करना पड़ेगा, या मान लो इनके बीच में कोई कॉपर का वायर लगा दो, या एल्यूमिनियम का वायर लगा दो, या फिर गोल्ड लगा दो, सिल्वर लगा दो। तो लिख लो, कॉमन टेम्परेचर कितना आएगा?
m1s1t1 प्लस m2s2t2 प्लस m3s3t3 अपॉन m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर इसका एक न्यूमेरिकल मैं करता हूं, अगला तुम करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो गर्वित, अगर तू आइसक्रीम को मेटल पे रखेगा तो आइसक्रीम तो मेटल के कांटेक्ट में है ना भाई, क्या कर रहा है? सर कांटेक्ट में नहीं, उससे थोड़ा, बहुत थोड़ा सा दूर। हाँ तो फिर रेडिएशन से पिघलती है, पर इतनी तेज नहीं पिघलेगी जितनी तेज कांटेक्ट में रखने में पिघलेगी। ठीक है, सर तो फिर ये अगर फॉर्मूला याद अपन रखना। हाँ सर पूछो। सर हाँ पूछो। तो फिर सनलाइट से चीजें कैसे गर्म हो जाती है सर? सन से तो कांटेक्ट में नहीं होती हैं सब चीजें, बट रेडिएशन, वो कैसे गर्म अभी होती अपन आगे पढ़ेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन होता है वो। है? ओके सर। तो m1s1t1 प्लस m2s2t2 प्लस m3s3t3 अपॉन m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो कि ये एक बॉडी है, ये 2 किलो की है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपको 2 जूल पर केजी केल्विन दे रखी है। आपके पास एक और बॉडी है जो 1 केजी की है और जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपको 1 जूल पर केजी केल्विन दे रखी है। और मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आता हूं तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आता हूं तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, ये मान लो m1 है, ये मान लो s1 है, ये मान लो t1 है, और ये मान लो m2 है, ये मान लो s2 है, ये मान लो t2 है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, देखो m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2। जिसे मैंने जो उसमें फॉर्मूला लिखवाया, ये फॉर्मूला तो मल्टीपल बॉडीज के लिए भी आ सकता है। जैसे अगर मान लो चौथा मास होता तो यहाँ पे ऊपर आ जाता प्लस m4 s4 t4 और नीचे आ जाता प्लस m4 s4। तो अगर 2 बॉडी है तो फिर आपको 2 बॉडी का फॉर्मूला लिखना है, 3 बॉडी है तो 3 वाला लिखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 का फॉर्मूला लिखा, अब सब वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 40 इंटू 1 अपॉन m1s1, तो 2 2 जा 4, m2s2 तो 1 1 जा 1। देखो कितना आया, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4, 24 जा 80 प्लस 40 और 4 और 1 कितना आता है 5, तो ये कितना आ जाएगा 120/5। तो ये आपका आंसर कितना आया, ये आ गया 24 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 20 डिग्री सेल्सियस पे है इसका टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा 24, और ये जो 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका भी कितना हो जाएगा 24। तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना घटा 16 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तब आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हो। सर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज अनइक्वल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का मास भी अलग है और दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग है। अगर मान ले कि ये दोनों बॉडी का मास सेम होता और दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम होता तो अपन दोनों का एवरेज ले लेते कि 20 + 40/2। लेकिन एक बॉडी का मास 2 किलो है, एक बॉडी का मास 1 किलो है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 जूल है। मतलब अगर मुझे इस बॉडी का 1 डिग्री भी बढ़ाना है तो मुझे 2 जूल चाहिए और इसका सिर्फ 1 जूल ही चाहिए। तो इसलिए जो तेरा टेम्परेचर होता है वो सब चीजों पर डिपेंड करता है कि दोनों का मास कितना है, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, सब पे डिपेंड करता है। ओके सर। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें कोई ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ इस बॉडी को कितनी एनर्जी मिली, किसको, इस 2 kg वाले को, तो कितनी एनर्जी मिली। देखो इसका टेम्परेचर पहले 20 था, बाद में 24 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मास कितना है 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी 2, और टेम्परेचर कितना बड़ा 20 से हो गया 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4। तो 4 2 जा 8 2 जा 16, तो इसकी कितनी एनर्जी मिली इसको 16 जूल। तो इसको अगर 16 मिली तो यहां से निकली भी कितनी होगी 16 जूल। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि गर्म बॉडी से जितनी एनर्जी निकलेगी
उतनी ठंडी बॉडी पे पहुंचेगी। ये फॉर्मूला तो याद है ना, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपकी जो दूसरी बॉडी है वो 20 डिग्री पे थी, वहां से कहां पे चली गई 24 पे, तो उसको कितना एनर्जी मिला, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास तो 2 किलो दे रखा है, एस भी 2 दे रखा है, और टेम्परेचर कितना बढ़ा 4। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। तो अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, सबको सॉल्व करना है। देखो तो क्वेश्चन है ये, आपके पास ये एक मास है जो सपोज करो 1 किलो का है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको 1 जूल पर केजी केल्विन दे रखी है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस पे। आपके पास इधर एक और मास है, मान लो ये 2 केजी का है, और इसकी स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है मान लो 3 जूल पर केजी केल्विन, और ये आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, और मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में टच किया। तो आपको बताना है कि एक तो इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और दूसरा आपको बताना है कि ये वाली बॉडी कितना एनर्जी गेन करेगी, मतलब इसको कितनी हीट मिली। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा चेक करो। पहले आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, T इक्वल टू m1s1t1 प्लस m2s2t2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। तो पहले तो आप इसको यूज करके आप क्या निकालो, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देखो ये क्या है, ये सारी वैल्यू मैंने अभी बनाई है ना, तो आपका टेम्परेचर उठपटांग भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट है। तो कितना आएगा देखो, m1 कितना है 1, s1 कितना 1, t1 कितना 10, अब m2 कितना है 2, s2 कितना है 3, और t2 कितना है 20, और नीचे क्या आ जाएगा m1s1 तो 1, और m2s2 कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना आया चेक करो, तो 3 2 6 130/7, तो 130/7 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, तो 7 1 जा 7, 60 बचेगा ना, तो 60 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा, तो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे हिसाब से। आई थिंक इट समथिंग 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एनीवेज आप इसको 130/7 ही लिख लो, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, तो इसका 10 डिग्री था, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, इस 20 डिग्री का घटेगा। तो बेसिकली अब इसको कितनी हीट मिली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना मास है इंटू कितनी स्पेसिफिक हीट है इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना है 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले 10 था, बाद में 130/7 हो गया, तो 130/7 माइनस 10। आंसर किस में आएगा, जूल में। इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, 130 माइनस 70, तो यह आ जाएगा 60/7 जूल आ रहा है मेरा। तो तुम्हारा कितना आ रहा है चेक कर लो। अब कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो कि सर इसमें ये डाउट, रानू कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। तो आपने ये डेल्टा टी कैसे किया वो समझ नहीं आया। देख पहले इसका टेम्परेचर 10 डिग्री था, ठीक है, और अपन ने इन दोनों को टच किया, तो टच करने के बाद दोनों का कॉमन कितना आ गया 130/7। तो पहले इसका 10 डिग्री सेल्सियस था, इसका बढ़ के कितना हो गया 130/7 डिग्री सेल्सियस। अभी भी समझ में नहीं आया क्या आ गया। पर सर अपन ने वो 20 माइनस 10 क्यों नहीं किया, वो उसका उस दूसरी बॉडी का टेम्परेचर नहीं आएगा। नहीं देख, मैंने ये पूछा कि इस बॉडी को कितना एनर्जी मिला, मतलब ये जो 1 kg है, देख एक बात तो पक्की है कि 1 kg को एनर्जी मिला होगा, क्योंकि ये 10 डिग्री पे है, वो 20 डिग्री पे है, तो यहां से एनर्जी निकलेगी और इसके तक पहुंचेगी, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 1 kg वाले को कितना एनर्जी मिला, तो 1 kg वाले को कितना मिला, इसका मास कितना है इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है इंटू इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो देख एक बात तो पक्की है कि 1 kg वाले को अगर 60/7 मिला, तो यहां से निकला भी कितना होगा 60/7 ही निकला होगा। हाँ सर अब समझ आ गया। है ना, इंडिविजुअल पूछा मैंने,
तो जैसे मान ले एग्जाम में पूछ ले कि इसको इतना मिला, तो एक बात पक्की है, इसने दिया होगा तभी तो उसको मिला होगा। यस सर। कोई डाउट है इसमें तो अब पूछ सकते हो यार तुम लोग, क्योंकि कैलोरीमेट्री क्या है, एक बार तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, पर ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। अब कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना बेसिकली कैलोरीमेट्री में किसी को कोई डाउट है तो अब आप पूछ लो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में आप, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो एक बॉडी से, जो गर्वित आपने पूछा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी हीट तीन तरीके से जा सकती है। कंडक्शन से जा सकती है, कन्वेक्शन से जा सकती है, और रेडिएशन से जा सकती है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर तीन मोड होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। तो पहले आज हम कंडक्शन पढ़ेंगे। तो कंडक्शन बेसिकली होता क्या है देखो, तो पहले तुम समझना कि कंडक्शन बेसिकली क्या होता है। तो सपोज करो कि आपके पास कोई रोड है, मान लो कि आपके पास ये कोई रोड है, और इस रोड का, और कोई भी सॉलिड या फिर कोई भी बॉडी किससे बनी होती है, कोई भी बॉडी किससे बनी होती है, एटम्स से। तो मान लो कि ये जो रोड है, इस रोड में बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। और मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आप इस रोड के एक तरफ हीट सप्लाई कर रहे हो। मान लो कि आप यहां से हीट सप्लाई कर रहे हो, मान लो इधर का टेम्परेचर T1, इधर का टेम्परेचर T2। तो आप खुद मुझे बताओ, अगर आप यहां से गर्म कर रहे हो तो होगा क्या, T1 विल बी ग्रेटर देन T2 होगा, क्योंकि यहां पे तो आप हीट सप्लाई कर रहे हो। अब तुम ध्यान से देखना कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती कैसे है। देखो, एक बात याद रखना, अगर तुम किसी भी बॉडी को हीटअप करते हो ना, तो उसके एटम वाइब्रेट करते हैं। तो होगा क्या, जब आप यहां पे हीट सप्लाई करोगे तो ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसको वाइब्रेट कराएगा, 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 ये इसको वाइब्रेट कराएगा। तो कंडक्शन में क्या होता है, आपके जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पड़े पड़े वाइब्रेट होते हैं, और वो पास वाले को वाइब्रेट कराते हैं। तो धीरे धीरे आपका ये वाइब्रेशन कहां पहुंचेगा, इस एंड पे पहुंचेगा। तो कंडक्शन में क्या होता है, याद रखना, कंडक्शन में क्या होता है, एटम्स वाइब्रेट एट देयर प्लेस। तो कंडक्शन में ऐसा नहीं है कि यहां के एटम वाइब्रेट करते करते यहां पहुंच गए, नहीं, यहां वाला एटम यही वाइब्रेट करेगा, यहां वाला यही वाइब्रेट करेगा, यहां वाला यही वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन से आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो एटम्स वाइब्रेट एट देयर प्लेस एंड एनर्जी ट्रांसफर takes place and energy transfer takes place from higher temperature to lower temperature। तो कंडक्शन में क्या होता है, आप अगर एक हिस्से को हीट सप्लाई करते हो ना, तो यहां के एटम वाइब्रेट करते हैं, और आपका वाइब्रेशन ट्रांसफर होते होते क्या होता है, आपकी इस जगह क्या पहुंचती है, आपकी हीट एनर्जी पहुंचती है। तो याद रखना, कंडक्शन में इट रिक्वायर्स मीडियम। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या कंडक्शन को मीडियम की जरूरत पड़ती है, हाँ जरूर पड़ती है, क्योंकि बिना मीडियम के तो कंडक्शन कैसे होगा। कंडक्शन हो क्यों रहा है, क्योंकि एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब एटम ही नहीं होंगे तो वाइब्रेट कौन करेगा। तो आपको कंडक्शन में दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या, कि इट रिक्वायर्स मीडियम। तो कंडक्शन को किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। अगर रास्ते में मीडियम है तभी आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है, अगर मान लो एटम ही नहीं है तो वाइब्रेट करेगा कौन। तो इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। और दूसरा क्या है, एटम्स वाइब्रेट एट देयर प्लेस। तो जो एटम होते हैं ना वो अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं। तो एटम्स वाइब्रेट एट देयर प्लेस एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एक बार ये दोनों पॉइंट लिख लो। ठीक है,
तो कोई तुम्हें पूछे कि भैया कंडक्शन में क्या एटम मूव करते हैं? एटम मूव नहीं करते, एटम अपनी जगह पड़े पड़े क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। दूसरा कोई तुम्हें पूछे क्या कंडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है? हाँ पड़ती है, क्योंकि कंडक्शन हो क्यों रहा है? जब एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। अरे यार जब एटम ही नहीं होंगे तो वाइब्रेट करेगा कौन? तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ क्या वैक्यूम में कंडक्शन हो सकता है? वैक्यूम में तो कंडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैक्यूम में तो एटम होते ही नहीं है। आया तुम्हें समझ में? तो अब तुम ध्यान से सुनो। अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कंडक्शन किसमें ज्यादा तेज होगा, एक सेकंड रुकना। हाँ, अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कंडक्शन कहां पे ज्यादा होगा, मान लो कि ये सॉलिड है जिसमें आपके एटम्स बहुत पास पास होते हैं, ये सॉलिड्स हैं, मान लो सॉलिड में क्या होता है? आपके एटम पास पास होते हैं। और ये लिक्विड है, तो ये सॉलिड है। लिक्विड में क्या होते हैं? आपके एटम थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और मान लो कि ये गैसेस स्टेट है, यहां पे तो आपके एटम क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। तो सॉलिड में अगर मान लो आप इधर वाले हिस्से को गर्म करोगे, तो अगर ये वाला एटम वाइब्रेट करेगा तो ये पक्का वाइब्रेट करेगा, क्योंकि सॉलिड में एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये वाइब्रेट करेगा तो ये पक्का वाइब्रेट करेगा, ये करेगा तो ये पक्का करेगा, ये करेगा तो ये पक्का करेगा। लिक्विड में तो क्या है यार, एटम दूर दूर है, तो ये अगर वाइब्रेट करेगा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत करे, फिर ये थोड़ा और कम करेगा, और फाइनली आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब गैस में तो यार एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो ये अगर वाइब्रेट करेगा तो भी इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखना, कंडक्शन इज फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, और उससे कम किस में होता है? लिक्विड्स में। और सबसे कम कंडक्शन किस में होता है? गैसेस स्टेट में होता है ना? सबसे कम कंडक्शन किस में होता है? गैसेस स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस स्टेट में आपके पार्टिकल इतने दूर दूर है कि ये अगर वाइब्रेट करेगा तो ये इसको वाइब्रेट करा ही नहीं पाएगा, तो फिर कंडक्शन होगा कैसे? कंडक्शन होने के लिए तो आपके एटम कहां चाहिए? पास पास चाहिए। इसलिए आपका सॉलिड्स में कंडक्शन सबसे तेज होता है और गैसेस में आपका कंडक्शन सबसे धीरे होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो सॉलिड्स में कंडक्शन सबसे तेज, लिक्विड में धीरे, गैसेस में तो आपका कंडक्शन बहुत धीरे होता है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो अब आप। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कन्वेक्शन भी करा देता हूं। तो कंडक्शन के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। द रीजन बिंग इतना टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए अच्छा अपन पहले कन्वेक्शन कर लेते हैं। तो कन्वेक्शन में अब क्या होता है? तो कंडक्शन का जो फॉर्मूला है और रेडिएशन का अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। अभी अपन कन्वेक्शन कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। तो अब कन्वेक्शन में एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिना ग्रेविटी के कन्वेक्शन नहीं हो सकता। अब कन्वेक्शन में होता क्या है, अब तुम ध्यान से समझना। सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये मान लो एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मेरे पास एक कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि मैं नीचे से क्या कर रहा हूं? इसको हीट अप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नीचे मैंने क्या लगा रखा है? फायर, आग लगा दी नीचे मैंने। अब एक चीज तुम ध्यान रखना और उसको समझना। देखो, नीचे वाला जो हिस्सा है वो पहले क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा क्योंकि वो आग के पास है। ऊपर वाला हिस्सा ठंडा है क्योंकि वो आग से दूर है। और याद रखना, जो चीज गर्म हो जाती है ना, वो हल्की हो जाती है। हल्की का मतलब है होता क्या है? गर्म होने पे क्या होता है? चीजें एक्सपांड करती है तो हल्की हो जाती है, तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। याद है अपन ने थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा था कि गर्म करने पे वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घट जाती है। और जो कोल्ड वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी इज मोर। तो होगा क्या? अब ऊपर वाला हिस्सा भारी है, नीचे वाला हल्का है। तो ऊपर वाले एटम्स क्या करते हैं? क्योंकि भारी है तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और नीचे वाले एटम्स क्या कर जाते हैं?
ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो कन्वेक्शन में आपके एटम्स का मूवमेंट होता है, तो एटम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, एटम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। देखो, क्योंकि ऊपर वाला पानी ठंडा है, ठंडा पानी भारी होता है, नीचे वाला पानी गर्म है, तो गर्म पानी हल्का होता है। तो भारी चीज नीचे आ जाती है, हल्की चीज ऊपर चली जाती है। तो इसलिए ऊपर वाला पानी नीचे आ जाता है, नीचे वाला गर्म पानी कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और ये फिर ये साइकिल रिपीट करती है। रिपीट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे गर्म पानी, ठंडा पानी नीचे आएगा, वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, फिर वापस ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आएगा, वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। तो कन्वेक्शन किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो भारी चीज नीचे आएगी क्यों? ये कोल्ड वाटर नीचे क्यों आया? ग्रेविटी के कारण, क्योंकि इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, mg ज्यादा लगेगा। तो कन्वेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी होती है। और दूसरा, कंडक्शन और कन्वेक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कन्वेक्शन में एटम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते। देखो, ऊपर वाले एटम नीचे आ गए, नीचे वाले एटम ऊपर चले गए। और यहां पे भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, रिक्वायर्स मीडियम। इसको भी किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि बिना एटम्स के तो आपका कन्वेक्शन नहीं हो सकता। तो इसकी भी किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है ना? देख गर्वित, गर्वित देख, अगर मान ले तो किसी कंटेनर में, एक कंटेनर में मान ले चाशनी और पानी दोनों भर दे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो तेरी चाशनी वो नीचे जमा हो जाती है और जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि चाशनी की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी की डेंसिटी कम होती है। तो उसी तरीके से नीचे अगर आग लगाओगे तो नीचे का पानी पहले गर्म हो जाएगा और गर्म पानी की डेंसिटी घट जाती है। ऊपर पानी ठंडा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो भारी चीज नीचे आ जाती है, गर्म चीज ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से यहां पे कन्वेक्शन होता है। ठीक है? तो अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, एनी वन डिफरेंस, तो कंडक्शन में एटम अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, कन्वेक्शन में एटम एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं। कन्वेक्शन सबसे बड़ी चीज किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ग्रेविटी होगी तो कन्वेक्शन होगा, वरना कन्वेक्शन नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ एनिमेशन ले आऊंगा कन्वेक्शन समझाने के लिए, और कंडक्शन और रेडिएशन के अपन न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। आज तुम्हें कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें परसों भी शीट भेजी थी, वो कैलोरीमेट्री की थी, आप वो भी ट्राई करना, और आज जो भेजू वो भी ट्राई करना। ठीक है, चलो ओके यार। थैंक यू सर।